क्लिनिकल साइंस में हम सर्जरी स्टार्ट कर चुके हैं। सो आफ्टर डिफरेंशियल डायग्नोस ऑफ अक्यूट abdomen, लेट्स स्टार्ट अबाउट मोस्ट कॉमनेस्ट कंडीशन और सर्जिकल abdomen नोन एज अक्यूट अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में से अगर हम पीएमसी की बात करें तो पीएमसी के अंदर भी इसके मतलब कि हर स्टेप के अंदर जो है ना आपके पास क्वेश्चंस आए हैं, और क्योंकि कॉमन जो टॉपिक्स हैं उनसे कॉमन ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए कॉमन चीज और कॉमन जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हमारे पास डिजीज हैं, उन्हीं के ही कॉमनली पेशेंट्स आपके पास ओपीडी में भी आते हैं। बहरहाल क्लिनिकल साइंस सर्जरी में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी अक्यूट अपेंडिसाइटिस। अक्यूट अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस। तो सबसे पहले अगर हम, और आपको पता है कि अब्डोमेन में आपके पास जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं उनमें से जो कॉमनेस्ट आपके पास ऑपरेशन है वो भी ये आपके पास क्या है, अपेंडेक्टमी है। ठीक है, तो इसमें लिखे जी सबसे पहले जो आपके पास नंबर पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाए। इसमें नंबर वन, जो नंबर वन पॉइंट है लिखे अक्यूट इन्फ्लेमेशन। अक्यूट इन्फ्लेमेशन, acute inflammation of vermiform appendix, of vermiform appendix। और ये जो टॉपिक हम कवर करेंगे ना, ये हम कवर करेंगे वहाब डोगर से, कपलान से, और आपके पास जो CK2 स्टेप 2 है। इसके बाद आप लोग देखें जी एक्यूट पेंडिसाइटिस में जो हमारे पास इसकी नंबर वन पॉइंट है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। पता ये चला कि अपेंडिसाइटिस को आप फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी एक तरह से इसका नाम ले रहे हैं, अपेंडिक्स को। ठीक होगा जी। इसमें जो नंबर टू पे आपने पॉइंट ऐड करना है वो लिखें। नंबर टू पे पॉइंट है इसका, अपेंडिक्स इज एन, अपेंडिक्स इज एन vestigial organ, vestigial organ, vestigial organ, finger like projection, finger like projection, finger like projection attach with cecum, attach with cecum। तो ये आपके पास इसका सेकंड पॉइंट है। जहां पे मैं आपको बताऊंगा ना कि भाई इसका एमसीक्यूज, आपने उसी को एमसीक्यूज पुट करना है। पढ़नी हमने सारी है अपेंडिसाइटिस, डिटेल में पढ़नी है, लेकिन ताकि आप किसी जगह पे डेफिशिएंसी फील ना करें, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम हाईलाइट कर लेंगे। सो बहरहाल नंबर लिखें जी, एक नोट लिखें, यहां पे एक साइड पे नोट लिखे इसका कि अपेंडिक्स हाईली, अपेंडिक्स हाईली, अपेंडिक्स हाईली वेरिएबल, वेरिएबल इन पोजीशन या फिर इन लोकेशन। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद जो आप लोग थर्ड पॉइंट लिखेंगे, आप लोग हेडिंग देंगे यहां पे सर्जिकल अनाटमी ऑफ द अपेंडिक्स। हेडिंग दें सर्जिकल, ये ना जितना भी मटेरियल है वो डॉगर की बुक से है। ठीक है, सर्जिकल अनाटमी, एनाटमी ऑफ अपेंडिक्स। एक अगर सर्जन है तो उस सर्जन को इस सर्जिकल अनाटमी का पता होना चाहिए बिफोर गोइंग टू, हाँ जी, अपेंडेक्टमी। अगर आपने अपेंडेक्टमी करना है तो उससे पहले आपको ये चीजें आनी चाहिए। ठीक हो गया जी। कौन कौन सी चीजें लिखे आप लोग, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, नंबर वन पॉइंट इसमें लिखे, पॉइंट पॉइंट बना के लिखते जाएं। नंबर वन पॉइंट, वर्मीफॉर्म, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, appendix is a narrow, is an narrow about
अबाउट 5 मिलीमीटर, ठीक हो गया जी। डाइवर्टिकुलम 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 ऑफ diverticulum of highly variable highly diverticulum highly variable in length, ठीक हो गया जी। और जो बुक ने इसको मेंशन किया हुआ है इसके सामने लिख लें आपके 5 से 15, ठीक हो गया जी। तो ये आप लोग इसको मेंशन कर लें सेंटीमीटर अगर लेंथ की बात करें। लेकिन ये वेरिएबल है, आपको कोई भी टीचर, डिफरेंट टीचर्स आपको डिफरेंट इसकी लेंथ बता सकते हैं, लेकिन जो बुक में अभी मेंशन की गई है वो आपके पास यही है। बहरहाल इसके बाद लिखे सेकंड पॉइंट, इसी के अंदर लिखे जी सेकंड पॉइंट आप लोग के लोकेशन के हिसाब से। अब इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट आपने मेंशन करना है ना, वो मेंशन करें लोकेशन। यहां से भैया एमसीक्यूज आते हैं, पीएमसी में भी यहां से एक एमसीक्यूज था लोकेशन के हिसाब से, और यहां पे इसकी लोकेशन पे लिखे एमसीक्यूज। अच्छा, एमसीक्यूज क्या आपके पास है कि बेस ऑफ अपेंडिक्स, नंबर 1 पॉइंट, बेस ऑफ अपेंडिक्स, बेस ऑफ अपेंडिक्स is attached to the posterior medial surface of the cecum. posterior medial surface of cecum, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एंड 3 सेंटीमीटर inferior lateral to the junction of ileocecal junction, 3 centimeter inferior lateral junction of to the junction of ileum and cecum, of ileum and cecum। तो इसका आपको पता होना चाहिए। बेस ऑफ अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू द पोस्टीरियर medial surface of the cecum and 3 centimeter inferior lateral to the junction of ileum cecum, ileocecal junction भी इसे कहते हैं। अब लिखें जी इसी के अंदर नंबर 2 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट के बाद आप लोग लिखें नंबर 2। नंबर 2 पे आपने जो लिखना है लिखें अपेंडिक्स फाउंड at the confluence of three tanii कोली ऑफ द सीकम, इसकी ना डायग्राम भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे, ठीक है। ये जो टेनियो कोली ऑफ द सीकम है ना, जो इसके हैं, तो इन्हीं के सराउंडिंग में आपके पास मतलब एरियाज आते हैं कि किसमें कितनी परसेंट के हिसाब से लोकेशन है अपेंडिक्स की, ठीक है। सो बहरहाल आगे जी एमसीक्यू जो है अब उसकी बात कर लेते हैं। नंबर लिखे थर्ड पे, नंबर थर्ड पे लिखे ये एमसीक्यूज है, और एमसीक्यू क्या है 74% अपेंडिक्स लाई, हाँ जी, रेट्रोसीकल, ठीक होगा जी। तो इसको आपने याद रखना है,
सी रेट्रोसिकल, ठीक हो गया। अच्छा, मतलब क्या जी कि रेट्रो का मतलब बिहाइंड है और आपके सीकम के बिहाइंड पे 74% अपेंडिक्स है, ठीक है। ये इसका एक एमसीक्यूज है। और बल्कि रेट्रोसिकल के नीचे आप लोग ये पॉइंट लिख भी लें कि मेन 74% अपेंडिक्स 74% अपेंडिक्स अटैच पोस्टीरियर मीडियल सरफेस, अटैच पोस्टीरियर मीडियल सरफेस ऑफ सीकम। तो भाई पता ये चला कि पोस्टीरियर मीडियल सरफेस पे अगर आपको जहां पे बेस ऑफ द अपेंडिक्स है वहां पे आपके पास कितने परसेंट आ जाता है, 74%। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और 2.5 सेंटीमीटर बिलो इलियोसिकल जंक्शन एंड 2.5 सेंटीमीटर बिलो इलियोसिकल जंक्शन, ये आपने थोड़ा सा पॉइंट इसका याद रखना है। फिर उसके बाद लिखें जी नेक्स्ट, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। अच्छा, इसमें आप लोग लिखें नंबर 3 के बाद नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट पे लिखें जी एमसीक्यूज, अगेन एमसीक्यूज है ये कि 21% अपेंडिक्स लाई, ये अब आपने याद रखना है 21% कहां पे, पेल्विक। तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी करेंगे, एक डायग्राम बना के ना उधर भी डिस्कस कर लें पेल्विक। उसके बाद लिखें जी नंबर 5 पे पॉइंट आपके पास आ जाता है जी 2% अपेंडिक्स लाई, ये आपके पास 2% जो अपेंडिक्स लाई करती है वो है जी पोरोसिकल, इसकी लिख लें पोरोसिकल। अच्छा, फिर इसके बाद लिखे नंबर 6 पे हैं, ये वो रेयर है, ठीक है। उसके बाद 1% अपेंडिक्स, अच्छा बीइंग अ गुड स्टूडेंट और डॉक्टर भी आपको ये चीज याद रखनी है कि ये वेरिएबल है। पहले हमने एक बात की है कि आपके पास जो अपेंडिक्स हाईली वेरिएबल इन पोजीशन, ये नोट हमने लिख दी है। फिर हमने ये कहा कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये पॉइंट याद रखना है कि गूगल में अगर आप सर्च करेंगे या डिफरेंट बुक पे देखेंगे इसको 64% भी दिया हुआ है, किसी बुक ने इस पेल्विक को जनाबे अली 31 भी दिया है और किसी ने जनाबे अली इसको 32% भी दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये वेरिएबल है, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी बुक की वैल्यूज हैं, ठीक होगा जी। तो इनको आपने याद रखना है। बहरहाल उसके बाद एक यहाँ पे चीज याद रखें कि 2% अपेंडिक्स लाई इन सबसीकल, 2% अपेंडिक्स लाई इन सब सीकल। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बिलो द सीकम, ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग लिखें जी अच्छा बुक ने ना, अगर आप बुक को देखेंगे ना तो बुक ने इसको 1.5% भी लिखा हुआ है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट लिखे नंबर 6 पे, नंबर 6 पे लिखे आप लोग 1% अपेंडिक्स लाई, ये जो आपके पास लाई करती है ये है प्री इलियल, तो ये इलियम के साथ मतलब, ठीक है। फिर आपने जो याद रखना है जी नंबर 7 पे 0.5% अपेंडिक्स लाई, ये आपके पास कहां पे लाई करते हैं, पोस्टीरियर इलियर। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसके पता होने चाहिए, यही इसकी लोकेशंस है। बाकी इंशाल्लाह आगे इसकी डायग्राम पे चेक करेंगे। बहरहाल उसके बाद एक नोट लिखें। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये लोकेशन हमें क्यों जरूरी है। एक तो आपको ये पता है ना कि जनाब अली ड्यूरिंग सर्जरी एक सर्जन को हेल्प करेगी, एक बात।
और दूसरी बात ये है कि जब पेशेंट आपके पास क्लिनिकल फीचर जो अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेन लेके आएगा ना, वो इन लोकेशंस के हिसाब से आपको पता चलेगा। मतलब जहां पे वो हाथ रखेगा आपको पता होगा यार यहाँ पे अपेंडिक्स इतने % है, ठीक है। तो लिख लें एक नोट, इन सब के नीचे लिखें नोट। नोट आप लोग लिखें जी कि क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर्स में वेरी ये आपके पास चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन या लोकेशन ऑफ अपेंडिक्स। तो भाई अगर आप लोकेशन को देखें अपेंडिक्स की, तो इसके रिगार्डिंग ही आपके जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे वो क्या होंगे, वेरी होंगे। बहरहाल उसके बाद लिखी हिस्टोलॉजी। ये आपने क्या पढ़ा, सर्जिकल अनाटमी आपने स्टार्ट की है। सर्जिकल अनाटमी में आपने कुछ पॉइंट्स बेस ऑफ अपेंडिक्स देखी, फिर आपने लोकेशन देखी। लोकेशन में आपने 2 एमसीक्यूज को डिस्कस किया। वो एमसीक्यूज आपके साथ इंशाल्लाह मैं लिखवाऊंगा इधर, सेम एमसीक्यू जो आपके पाकिस्तान एग्जाम में है, ठीक है। उसके बाद लिखे नंबर 2 पे सर्जिकल अनाटमी में कि आपके पास आ जाती है हिस्टोलॉजी, और हिस्टोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्टोलॉजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप एज ए सर्जन काम कर रहे हैं ना, तो वहां पे आपको इसका पता होना चाहिए। तो हिस्टोलॉजी में आपको पता है जिस तरह जीआईटी की 4 लेयर्स है ना, तो इसकी भी 4 लेयर्स के बारे में आपने याद रखना है। 4 लेयर्स ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स की आपने 4 लेयर्स के बारे में याद रखना है। अब कौन कौन सी लेयर्स हैं जी 4 इसमें, अगर हाँ जी, मिकोजा, सबमिकोजा, सबमिकोजा, सब म्यूकोजा, और पता है इनकी आगे आपको जरूरत पड़ेगी पैथोजेनेसिस पे। मिकोजा, सबमिकोजा, मस्कुलरिस, मस्कुलरिस लेयर, फिर आपके पास सिरोजा, हाँ जी सिरोजा, और सिरोजा के साथ ही आपके साथ क्या होती है, पेरिटोनियम, ऐसे ही है ना। तो या फिर पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, तो ये भी अच्छा। पेरिटोनियम मैंने क्यों लिखा है इसकी भी आपको सिग्निफिकेंट मैं बताता हूँ। बहरहाल देखें, अच्छा पेरिटोनियम के साथ ही आता है मीजो अपेंडिक्स, ठीक है। इसी के साथ अगर आपके पास नॉर्मल स्ट्रक्चर आए तो इसी के रेफरेंस से, बाय रेफरेंस जनाबली आपके पास क्या आएगी, मीजो अपेंडिक्स। तो इसकी भी आप लोग अभी बात करेंगे यहाँ पे, मीजो अपेंडिक्स। सो बहरहाल आगे लिखें जी, ये तो इसकी है हिस्टोलॉजी के हिसाब से 4 लेयर्स। उसके बाद लिखे ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई ऑफ द अपेंडिक्स, ब्लड सप्लाई ऑफ द अपेंडिक्स। नंबर 3 पे लिखें, नंबर 3 ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की जो ब्लड सप्लाई है उसकी बात करेंगे। अच्छा जी, इसमें देखें अपेंडिक्स, अपेंडिक्स लिखें, अपेंडिक्स supplied by MCQs, ये भी MCQs है जी। supplied by appendicular artery, appendicular artery, और याद रखिएगा appendicular artery is a branch of ileocholic artery, branch of ileocholic artery, and ileocholic artery is a branch of superior mesenteric artery। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। और superior mesenteric artery is a part of foregut। नेक्स्ट लिखें जी आगे इसमें, अच्छा
जब किसी चीज को किसी रिस्पेक्टिव टिश्यू या स्ट्रक्चर को सप्लाई मिलती है तो उसको आप ब्लड सप्लाई कहते हैं, अगर जो उससे वापसी आता है उसको आप क्या कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं, वीनस ड्रेनेज। तो लिखें वीनस ड्रेनेज ऑफ अपेंडिक्स, वीनस ड्रेनेज, ड्रेनेज ऑफ अपेंडिक्स, वीनस ड्रेनेज ऑफ अपेंडिक्स। अगर इसकी बात करते हैं तो आपके पास जनाब अली अपेंडिकुलर वेन इसके बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो आपके पास क्या है जी, अपेंडिकुलर वेन, अपेंडिकुलर वेन, और अपेंडिकुलर वेन इज ड्रेन, आपके पास ये कहां पे ड्रेन करती है, अपेंडिकुलर वेन ड्रेन इनटू, जी ड्रेन इनटू posterior cecal vein, posterior cecal vein, और posterior cecal vein आपके पास ड्रेन इनटू, ड्रेन इनटू, ड्रेन इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग उसके सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन नहीं है, हाँ, ड्रेन इनटू सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। अच्छा जी, जी पोस्टीरियर मेसेंटेरिक, नो सुपीरियर, सुपीरियर सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, उसी के बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग जाना है ना, फिर वो फॉरवर्ड की जाएगी, उसका पार्ट है, फिर वहां से इंफीरियर वेन का, इंफीरियर वेन राइट में आगे ये चलती जाएगी, ठीक हो गया। सो बहरहाल आगे देखें, इसमें नेक्स्ट हमारे पास है लिम्फेटिक ड्रेनेज, नंबर 3 पे लिखें लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक, लिम्फेटिक ड्रेनेज। और अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है जी, लिम्फेटिक ड्रेन, ड्रेन लिम्फेटिक, लिम्फेटिक ड्रेन इनटू, ड्रेन इनटू, इनटू इलियोसिकल लिम्फ नोड, इनटू इलियोसिकल लिम्फ नोड। और फिर ये जो इलियोसिकल लिम्फ नोड है ये किस में ड्रेन करते हैं, ड्रेन इनटू सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड, सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड। तो ये आपके पॉइंट यहाँ से ये है जी, इसकी ब्लड सप्लाई, यहाँ से एमसीक्यूज आ जाता है, ठीक है। और ये एक एमसीक्यूज एरिया है आपका। वीनस ड्रेनेज आपको पता होनी चाहिए, लिम्फेटिक ड्रेनेज आपको पता होनी चाहिए। अगर डायरेक्टली इससे नहीं आता तो वो आपको इसकी ये ब्रांच पूछ सकते हैं, इसकी ब्रांच पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास आगे चलता जाए। नेक्स्ट लिखें जी, टाइप्स ऑफ द अपेंडिसाइटिस ऑन द बेस ऑफ इटियोलॉजी, ऑन द बेस ऑफ इटियोलॉजी टाइप्स ऑफ अपेंडिसाइटिस लिखें। अक्यूट अपेंडिसाइटिस की जो आगे टाइप्स हैं उनकी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ acute appendicitis, acute appendicitis on the base of etiology there are two types, on base of etiology there are two types, there are two types, इसकी दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी उनकी बात कर लेते हैं। वन इज ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस, 95% लिख ले, ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस। और आपके पास है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव
ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस। अच्छा जी, अब ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ये आपके पास होती है जी 95%, फिर ये आपके पास कितनी है 5%, जस्ट 5%। ठीक हो गया जी। अब इनमें देख लेते हैं कि आपके पास जो ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस इसमें क्या है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ, लिखें जी, लिखें ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ appendicular lumen, obstruction of 5 mm in diameter, appendicular lumen, appendicular lumen मतलब जो उसकी वो होल है, ठीक है, ल्यूमन बाय, ये आपके किससे हो सकता है। एक तो जनाब अली आपके पास है फिकोलिथ हार्ड स्टूल की वजह से, नंबर 1 फिकोलिथ, फिकोलिथ ठीक होगा जी, हार्ड फीकल मटेरियल आपके पास है, ठीक है, हार्ड फीकल मटेरियल। और पता है फिकोलिथ की वजह से जो इन्फेंट्स है ना बच्चे, उनमें ज्यादा होती है। रीजन उसकी ये होती है कि बच्चे ज्यादा स्लीपीनेस होते हैं, वो ज्यादा उनकी इतनी मतलब कि एक्टिविटी जिन बच्चों की नहीं ना होती, उनको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहती है। कॉन्स्टिपेशन से भी आपके पास फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए जी नंबर 2 पे आपके पास है वर्म्स और पैरासाइट्स वगैरह, वर्म्स, वर्म्स या फिर आपके पास जनाब अली पैरासाइट्स वगैरह। ठीक है, तो फिर उसके बाद जनाब अली ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिन फॉर एग्जांपल जिनको ना आप लोग पंजाबी में इसको कहते हैं मलप, ठीक है, वो मलप मतलब कीड़े टाइप, वो लाइक वो जो टेवर्म जो है ना, मतलब उसको मैं पंजाबी में बताना चाह रहा हूँ कि डंग, क्या उसको कहते हैं जिनसे यार वो फिश वगैरह पकड़ते हैं ना। गुड, हाँ बिल्कुल, तो उसको मतलब कि ठीक हो गया जी। नेक्स्ट लिखें जी आप लोग इसमें स्ट्रिक्चर्स वगैरह, स्ट्रिक्चर्स वगैरह, ठीक है, स्ट्रिक्चर्स आपके पास आ सकते हैं। अच्छा देखें स्ट्रिक्चर किस कैसे हो सकता है, स्ट्रिक्चर मतलब नर्विंग हो सकती है अगर किसी को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर जनाब अली क्या होगा कि उस रिस्पेक्टिव एरिया में आपस में फाइटिंग होगी, एंड बाहर के जो मतलब के बंदे होंगे और जो अंदर की अपनी आर्मी होगी, तो उनकी वजह से भी फिर नर्विंग हो सकती है। ठीक है, तो जी बिल्कुल लिखें ड्यू टू आईबीडीज, आईबीडीज आपके पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। फिर आप लोग लिखें यहाँ पे, अच्छा ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इन्होंने फर्स्ट एड वालों ने, CK2 वालों ने दिया हुआ। ठीक है, अच्छा फिकलिथ के बारे में ना ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि आपके पास ये बुक में मेंशन किया हुआ है इसने कि 35% ये रोल प्ले करती है। ठीक है, कितने परसेंट, 35%। फिर उसके बाद है जी स्ट्रक्चर के बाद आप लोग लिखें लिम्फाइट हाइपरप्लेजिया, लिम्फाइट हाइपरप्लेजिया, और इसका सबसे ज्यादा रोल होता है। ठीक है, और अगर हम अकॉर्डिंग टू बुक बात करें तो इसने लिखा हुआ है 55 से 65% इसका रोल होता है। ठीक हो गया जी, 55 से 65% इसका रोल है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी नंबर 5 पे आपके पास आ जाता है कलकुलाई, मतलब स्टोन्स वगैरह, जी बिल्कुल, कलकुलाई। उसके बाद आप लोगों के पास ओकेशनली, जनाबली याद रखिएगा, ओकेशनली, रेयरली, रेयरली, ओकेशनली जनाबली याद रखें कि आपके पास ओकेशनली वाई ट्यूमर, भाई ट्यूमर भी करवा सकता है। ठीक है, और ट्यूमर आपके पास पार्टिकुलरली याद रखिएगा, पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली कार्सिनोमा ऑफ सीकम, कार्सिनोमा, कार्सिनोमा ऑफ सीकम, इसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें और ये बात भी याद रखिएगा कि
जो ट्यूमर है ना, कार्सिनोमा ऑफ द सीकम, ये एल्डरली में होगा, ठीक है। तो लिखें इन एल्डरली पेशेंट, इन एल्डरली एल्डरली पेशेंट, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बहरहाल आगे बात करते हैं। इसके बाद जी, उसके बाद लिखें जी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस के अंदर जो आपने लिखनी है चीजें वो लिखें वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस। इसमें आप लोग लिखेंगे जनाब अली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, एरोबिक एनारोबिक जो आपके पास बैक्टीरियाज हैं। इसमें आप लोग लिखेंगे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में, ठीक हो गया। और इसमें बैक्टीरियल और हाँ वायरल के अंदर जो स्पेशली है ना वो मीजल, मीजल इसकी बात है। बैक्टीरिया में आपके पास जनाब अली जीआईटी के जो आपके पास नॉर्मल फ्लोरास है ना, नॉर्मल फ्लोरास जो कि ग्राम नेगेटिव आपके पास बैक्टीरिया हैं, जिसमें आपके पास इकोलाई की आप लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, और जिसमें आप स्टेप्टो की बात कर लेते हैं। ये डिफरेंट आपके पास जो बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्राम नेगेटिव नॉर्मल फ्लोरा ऑफ जीआईटी, ये कभी कभार करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा वो कैसे करवाते हैं वो इसकी पैथोजेनेसिस में देखते हैं। बहरहाल आगे लिखे जी कुछ हैं, ये तो आपने पढ़े ऑब्स्ट्रक्टिव नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, फिर लिखे कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं जिनकी वजह से अपेंडिसाइटिस के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। तो लिखे रिस्क फैक्टर्स, इसके नीचे लिखे रिस्क फैक्टर्स। अब अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें आप लोग याद रखेंगे आपके पास आ जाता है अच्छा अब इसमें ना जो वहाब डॉक्टर ने मेंशन किया हुआ है इसमें आपके पास एरोबिक और एन एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। और एरोबिक एन एरोबिक अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो पैथोजेनेसिस में हम बात कर लेते हैं। वैसे आप लिख सकते हैं एरोबिक एन एरोबिक माइक्रो चल रही है ना एरोबिक बैक्टीरिया। तो उसके बाद रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करते हैं तो लो फाइबर डाइट, लो फाइबर डाइट, अगर भाई अगर कोई बंदा लो फाइबर डाइट लेता है तो डॉक्टर हसन उसको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस भी ज्यादा होंगे, ऐसे ही है ना। फिर आगे लिखें जी जनाब अली इंक्रीज मीट इनटेक, इंक्रीज मीट इनटेक जी जी, ये दोनों के लिए है, रिस्क फैक्टर दोनों के लिए। अच्छा ये एक तरह से सेपरेट ही आपके पास मतलब कॉन्स्टिपेशन ज्यादातर ऑब्स्ट्रक्टिव में करवाती है, ठीक है। जो आपके पास है ना रिस्क फैक्टर्स वो ज्यादातर मतलब कि लो फाइबर डाइट है, इंक्रीज मीट इनटेक है, ये कॉन्स्टिपेशन करवाएंगे, कॉन्स्टिपेशन से ऑब्स्ट्रक्टिव के ज्यादा चांसेस होंगे। ये बात समझिए है ना। तो ये आपके पास कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन, कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन कैन लीड टू constipation can lead to appendicitis, can lead to can obstruct to appendicular lumen, appendicular lumen। तो ये आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। बहरहाल उसके बाद क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में आपके पास फिकलित होता है ना, हार्ड स्टूल होता है, ऐसे ही है ना। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये लिखा है कि 35% ये रोल प्ले कर। फिर आप लोग लिखें ओबेसिटी रिस्क फैक्टर में, ओबेसिटी। फिर आप लोग लिखें जी इसमें ओबेसिटी वगैरह ये इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके लेक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब कि रिस्क फैक्टर इस तरह बहुत सारे आपके आ जाते हैं। बहरहाल आगे लिखें जी नंबर, ये कौन सा था, नंबर 4, और लिखें ये नंबर 4 था ना पॉइंट, नंबर लिखें जी 5 पे पैथोजेनेसिस। ये आपको पॉइंट क्लियर हो रहा। इसके बाद लिखें जी पैथोजेनेसिस ऑफ अक्यूट पेंडिसाइटिस,
देखिए इसको ना मैं करूंगा आपके सामने हाफ डॉगर से, ठीक है, जो कि जनाब वाली पेज नंबर है 163 पे और 162 पे, वहां से इसको करेंगे और शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्होंने काफी एक्स्ट्रा चीजें लिख दी हुई हैं। तो लिखें जी, मेन पॉइंट इसके लिखते हैं। पैथोजिनेसिस नंबर 5 पे, पैथोजिनेसिस आपको पता तो होना कि भाई अपेंडिसाइटिस होती कैसे है। ऑफ अक्यूट अपेंडिसाइटिस, देखिए इसके बाद जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ना, इसके बाद अपेंडिसाइटिस का कोई लफ्ज नहीं रहता, ठीक है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना। अच्छा जी, अपेंडिसाइटिस में आपके पास लिखें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ, ये पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिकुलर ल्यूमन, जी अपेंडिकुलर ल्यूमन, ल्यूमन ड्यू टू any due to any etiology, due to any etiology, let's suppose, अब मैंने अपनी वर्डिंग में ये लिखवाने लगा, let's suppose due to lymphoid, ड्यू टू लिम्फाइड, अब हमने उनमें से सारे तो नहीं लेने, एक तो लेना ना, ड्यू टू लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया। अब इसके बाद लिखें वंस ऑब्स्ट्रक्शन ओकर, वंस ऑब्स्ट्रक्शन ओकर, once obstruction occur lead to mucus secretion increase mucus secretion and inflammation and inflammatory exudate which increase, उसके बाद लिखें, इसके बाद once obstruction occur lead to mucus secretion and inflammatory exudate and stasis of intestinal content and stasis of intestinal कंटेंट, भाई वो भी तो स्टे कर जाएंगे ना इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, एंड स्टेसिस ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट। जी मैं आपको बताने लगा ना, इंटेस्टाइनल क्योंकि इलियोसिकल जंक्शन के ऊपर भी आपने ये देखा ना, पोस्टीरियर मीडियल उसके 74% है ना, तो जब वो इन्फ्लेम्ड करेगी ना तो वो इस सीकम की जो ल्यूमन होगी ना उसको कंप्रेस करेगी, जब उसको कंप्रेस करेगी तो डेफिनेटली पीछे से आने वाला जो मटेरियल है ना इंटेस्टाइन का, वो क्या करेगा, स्टे करेगा ना, करेगा। अब फिर यहाँ पे एक बात हमने थोड़ी देर पहले की, फिर नॉर्मल फ्लोरा ऑफ जीआईटी डिस्टर्ब होंगे ना, अब उसी की मैं बात करने लगा, ड्यू टू एंड इसकी वजह से स्टेसिस ऑफ एंड ड्यू टू रिजल्टेंट, इसका लिखें बल्कि ऐसे लिखें, एंड ड्यू टू स्टेसिस ऑफ intestinal content overgrowth of lead to overgrowth of normal flora of
GIT, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ GIT। भाई अगर तो GIT के अंदर ये नॉर्मल फ्लोरा है तो ये नॉर्मल ही काम करेंगे, फिजियोलॉजिकली काम करेंगे। लेकिन अगर अपनी अदर देन ये GIT प्लेस से हट के कहीं और जगह जाएं तो ये फिर क्या करेंगे, इन्फेक्शन करवाएंगे ना। तो लिखे प्लीज आप लोग यहाँ पे, मतलब कि नॉर्मल फ्लोरा की अगर बात करते हैं तो वो आपके पास क्या है, ग्राम नेगेटिव, आपके पास जनाब ग्राम नेगेटिव एंटेरिक क्रॉट्स, एंटेरिक क्रॉट्स, ग्राम नेगेटिव एंटेरिक क्रॉट्स। अब इसमें आपके पास क्या क्या आ जाता है जी, उसकी बात कर ले। जिस तरह सीडोमोनास, सीडो सीडोमोनास, इसमें आपके पास इकोलाई, इसमें आपके पास क्लेब्सेला, इस क्लेब्सेला, क्लेब्सेला इसकी स्पेलिंग जी, इसमें आपके पास बैक्टीरियोइड्स वगैरह, ठीक है, ये सारे के सारे आ जाएंगे। बहरहाल आगे बात कर लेते हैं। अब भाई इन सब की वजह से वंस ऑब्स्ट्रक्शन ऑकर लीड टू म्यूकस सिक्रीशन, इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट वगैरह स्टेसिस होगी वहां पे। अब सब की वजह से आपके पास याद रखिए, इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट स्टेसिस ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट, इन सब की वजह से क्या होगा, इंक्रीज ऑल लीड टू इंक्रीज, हाँ जी, इंट्राल्यूमिनर प्रेशर, इंट्रा ल्यूमिनर प्रेशर, इंट्राल्यूमिनर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक हो गया। अब एंड देन आगे लिखें, एंड देन ऑब्स्ट्रक्शन, एंड देन ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव lymphatic, obstructive lymphatic drainage develop, and then obstructive lymphatic drainage develop edema, and mucosal layer ulceration, mucosal layer ulceration। ये बात आपको समझ आ रही है ना कि भाई इस सबसेक्शन की वजह से इंट्राल्यूमिनर प्रेशर इंक्रीज होगा, देन ऑब्स्ट्रक्टिव लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है ना उसकी वजह से वो आपकी ड्रेन नहीं करेगी तो एडिमा होगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा, जो म्यूकोसा लेयर है उस पर प्रेशर पड़ेगा, उसकी वाल पे, वहां पे अल्सरेशन होगी, टिश्यू आपस में, टिश्यू की टेयरिंग होगी। नेक्स्ट आगे लिखें, अल्सरेशन विद, याद रखिएगा कि आपके पास फिर ये जो लोग हैं ये भी तो उस लिम्फेटिक में जा सकते हैं ना, उस सप्लाई में जा सकते हैं ना। तो लिखें विद बैक्टीरियल, बुक लिखती है विद बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन, ये भी अपनी जगह से ट्रांसलोकेट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, विद बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन टू सब मिकोजा, टू सब मिकोजा के बाद फिर क्या है, सब मिकोजा। अब वहां पे जो आपके पास नॉर्मल फ्लोरा थे, जब अल्सरेशन होगी तो भाई वहां से ट्रांसलोकेट करेंगे ना, उनकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, तो वो कहां पे जाएंगे, सब मिकोजा में, सब मिकोजा में जाएंगे। अब जब ये सब मिकोजा में जाते हैं तो बुक कहती है कि जनाब अली ये जो स्टेज है ना, इस स्टेज पे लिखे प्लीज, रीसोल्यूशन स्टेज कहा जाता है कि ये आपके पास रीसोल्यूशन स्टेज है। मतलब इस पे ये बंदा ठीक हो सकता है, जब डेफिनेटली अल्सरेशन होगी, वो बंदे को उसको पेन वगैरह होगी, आपके पास आएगा, तो बिफोर गोइंग टू इन सर्जरी, तो आप बीइंग अ गुड डॉक्टर क्या करेंगे यार, आपको जब पता है कि वो बंदा ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, अल्सरेशन हुई है, ये सारा काम हो रहा है, डेफिनेटली वो बंदा आएगा। आप बजाय इसके कि आप सर्जरी का सोचें तो आप उसको कोई ना कोई एंटीबायोटिक वगैरह दे सकते हैं ना। तो लिखिए प्लीज आप लोग, resolution why in response
इन रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक थेरापी। भाई एंटीबायोटिक थेरापी में आप लोग नोविडेट वगैरह, फ्लैजल वगैरह, मतलब एंटीबायोटिक वगैरह दें ताकि इन्फेक्शन को आप क्या करें, कम कर सकें। ठीक है, तो सच एस सिप्रोफ्लोक्सासिन, आपके पास फ्लैजल वगैरह। ठीक है, तो मेट्रोनिडाजोल में से। ठीक है, बहरहाल इसकी आप लोग मेट्रोनिडाजोल वो ठीक है, तो फ्लैजल अब बात कर लेते हैं जी आगे। नेक्स्ट देखें इन, लेकिन अगर तो ये कंडीशन आपके पास आप रोक लेते हैं, बीइंग अ डॉक्टर इट्स ओके, लेकिन अगर ये कंडीशन आप रोक नहीं पाते, ये कंडीशन अगर परसिस्ट करती है, फिर मसला आगे जाएगा। तो लिखें फिर इसके बाद, इफ कंडीशन परसिस्ट, अगर ये परसिस्ट करती है, इफ कंडीशन परसिस्ट लीड टू फर्दर डिस्टेंशन ऑफ अपेंडिक्स। ठीक हो गया जी, डिस्टेंशन ऑफ अपेंडिक्स एंड कॉज या लीड टू एस्कीमिक एस्कीमिया ऑफ अपेंडिकुलर वॉल। भाई अपेंडिकुलर जो वॉल होगी उसकी जो मतलब के आपके पास जो एरिया है अपेंडिकुलर जो ल्यूमन है उसको एस्कीमिया होगा ना। फर्दर डिस्टेंशन ऑफ अपेंडिक्स कॉज टू एस्कीमिया ऑफ अपेंडिकुलर वॉल। उसके बाद लिखें ऑन द अदर हैंड एंड ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड बैक्टीरियल इन्वेजन, बैक्टीरिया भी तो आए हैं ना। बैक्टीरियल इन्वेजन कहां पे आए थे, साबिकोजा में आए थे ना। फिर बैक्टीरियल इन्वेजन ऑकर वाई मस्कुलरिस। भाई मिकोजा साबिकोजा के बाद क्या है, मस्कुलरिस है। मस्कुलरिस प्रोप्रिया एंड सब म्यूकोजा। ठीक हो गया, लीड टू एक्यूट। अब उसकी 3 लीड तो आपके साथ आ गई हैं। अब लीड टू एक्यूट अपेंडिसाइटिस होगी। तो ये आप लोगों को यहां तक पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी, ये इसकी पैथोजेनेसिस में आगे इसकी बात करते हैं। ये आपको क्लियर हुआ यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चन? डॉक्टर हसन क्लियर? नेक्स्ट प्लीज। एट दिस स्टेज, अब इस स्टेज से हमने आगे बात करनी है। इसके आगे बात करते हैं जी, लिखें अक्यूट अपेंडिसाइटिस तो होगी यहां पे। अब इसके बाद क्या होगा, लिखें एट दिस स्टेज एस्कीमिक नेक्रोसिस, जो अस्कीमिया की वजह से अस्कीमिक नेक्रोसिस, जो डेड टिश्यूज हैं, अस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ पेंडिकुलर वॉल अपेंडिकुलर वॉल प्रोड्यूस। भाई आप लोगों ने पढ़ा ना अच्छा जी, इसमें आप लोग लिखें हमने ना माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 4 बैक्टीरिया के नाम है, आप लोगों को याद होगा, क्लोस्ट्रीडियम प्रिस्टिंजी, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिले, क्लोस्ट्रीडियम बोटनी। और क्लोस्ट्रीडियम जो प्रिस्टिंजी है ना, वो आपके पास गैस गैंग्रीन करवाता है, ऐसे है ना। तो वहां पे क्या होता था, टिश्यू की नेक्रोसिस होती थी ना,
तो यहाँ पे भी ये देखिएगा इस्कीमिक नेक्रोसिस या फिर आपके पास क्या है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। और यहां से जी आपके पास है पीएमसी का एमसीक्यूज है कि विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस हैपेंड इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस, वो आपके पास है इस्कीमिक नेक्रोसिस या फिर आपके पास क्या है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। तो ये एमसीक्यू। बहरहाल इस्कीमिक नेक्रोसिस या कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ अपेंडिकुलर वॉल प्रोड्यूस, आगे लिखे प्रोड्यूस गैंग्रेनियस अपेंडिसाइटिस। आज के बाद आपको ये भी पता चल गया कि अगर आपसे कोई पूछे गैंग्रेनियस अपेंडिसाइटिस क्या चीज है, तो आप लोग ये बात बता सकते हैं कि जब जनाब अली इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है तो पेंडिकुलर वॉल से आपके पास वहां पे टिश्यूज की नेक्रोसिस होगी, जिसको आप एक गैस बनेगी टिश्यू की नेक्रोसिस होने से, उसको आप क्या कहते हैं गैंग्रेनियस अपेंडिसाइटिस। बहरहाल आगे बात करते हैं जी अल्टरनेटली, आगे लिखिए अल्टीमेटली नहीं है अल्टरनेटली, सॉरी नेटिवली। इसके जो अल्टरनेटिवली आपने पॉइंट याद रखना है वो क्या है, ओमेंटम एंड आप पढ़ते हैं ना ग्रेटर ओमेंटम लेसर ओमेंटम एंड लूप्स ऑफ स्मॉल bowel become adherent to inflamed appendix। तो इसके बाद आगे लिखें लीड टू resultant formation of mass in right iliac fossa, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा जी, mass can resolve या लीड टू, अब ये लिखे इसके आगे mass can resolve या or can lead to, mass can resolve or lead to formation of abscess formation of appendicular abscess, एब्सेस। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद अब ये जो एब्सेस है ना, इसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन पता है आपको कि जब वो स्टेज है उस स्टेज पे हम तब तक सर्जरी की तरफ, एक जो अच्छा डॉक्टर है ना, वैसे तो ये आपको पता है हम सर्जरी की तरफ इतनी जल्दी नहीं जाते, लेकिन अपेंडिसाइटिस एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अगर इसको रिमूव कर भी दिया जाए तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये अपेंडिसाइटिस आपके पास परफोरेट कर जाए, परफोरेट करने के बाद पेरिटोनाइटिस करवा दे, तो वो हमारे लिए फिर डेंजरस है। अगर हमें, मैं भी आपके पास दो डिफरेंस रखता हूँ, बीइंग अ डॉक्टर ऑफ ओपीडी कर रहे हैं, आपको पता चला जी, आपने देखा हिस्टोलॉजी वगैरह आपने देखी, इन्फ्लेमेशन पेशेंट आया पेन के साथ, अल्वाराडो स्कोर भी आपके पास अब जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपने वो चीजें देख ली हैं, मतलब कि आपके पास 7-8 अल्वाराडो स्कोर्स आ गए। आपने क्या, बीइंग अ गुड डॉक्टर, आपका ये राइट बनता है ना कि आप उसकी क्या करें, सर्जरी कर दें, बजाय इसके कि आप वेट करें और वो अपेंडिसाइटिस जो है, जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है, वो आपके पास रेप्चर्ड कर जाए या परफोरेट कर जाए, तो फिर क्या होगा,
पेरिटोनाइटिस होगा ना, तो आपने क्या अक्लमंदी का मुजाहरा किया? नो। आपको क्या करना चाहिए? आपको उसी टाइम अपेंडेक्टमी कर देनी चाहिए, सर्जरी कर देनी चाहिए। अगर 50% चांसेस भी है ना, तो 50% चांसेस में भी आप क्या कर दें? अपेंडेक्टमी कर दें। सो बहरहाल ये बात करते हैं। अच्छा, ये एक बात कही जाती है, एक नोट लिखें, ये बात ना अक्सर डॉक्टर करते हैं और आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अपेंडिसाइटिस इज अ, फिर इसके आगे लिखते हैं, अपेंडिसाइटिस इज अ टाइप ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस। गैस्ट्रोएंटराइटिस, ये भी आप लोगों को आज के बाद इसका पता होना चाहिए। अगर कोई सर्जरी में आपसे पूछे तो आप लोगों को इसका पॉइंट आना चाहिए। सो बहरहाल आगे लिखिएगा जरा कि, अच्छा चलें ये भी नोट लिखें जो मैंने मैं आपको बात बताई भी है। लिखें कि पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस, पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस, पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस start when inflammation reaches टू सब म्यूकोजा। तो ये भाई जब भी पेन की बात करें तो उस टाइम आपको ये पॉइंट पता चल जाना चाहिए कि यार इस बंदे को क्या हुआ है कि सब म्यूकोजा पे, म्यूकोजा से सब म्यूकोजा पे आपके पास इन्फ्लेमेशन चली गई है। ठीक है, तो इस टाइम आप बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ गुड डॉक्टर, आप एलिजिबल हैं कि आप इस बंदे की क्या करें? अपेंडेक्टमी करें, लेकिन साइड बाय साइड आप दूसरे साइन एंड सिम्टम भी देख लें। ठीक है, तो ये कैन, अच्छा ये आपके पास यहां तक जो है ना, इसका जो कोर्स है समझा जाता है कि ये 50% आपके पास एलिजिबल है आप लोग कि आप इसकी क्या करें? अपेंडेक्टमी करें। तो ये आपको पता होना चाहिए। बहरहाल 50% यहां तक अपेंडिसाइटिस हो जाती है। अपेंडिसाइटिस 50% अपेंडिसाइटिस, ये आप लोग इसके पॉइंट पे लिख लें साइड बाय साइड। अच्छा जी, बात करनी थी हमने इसकी तरफ कि इसे आगे लिखें कॉम्प्लिकेशन। भाई ये कॉम्प्लिकेशन फिर हो सकती है ना, अगर आप इसको ट्रीट ना करें, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है वो हम अब देख लेते हैं। पेरिटोनाइटिस कैन ऑकर एज अ रिजल्ट, peritonitis can occur as a result peritonitis can occur as a result of migration या ट्रांसलोकेशन ऑफ बैक्टीरिया वाई एस्कीमिक अपेंडिकुलर वाल। ठीक हो गया जी। उसके बाद लिखें, अच्छा अब इसमें पेरिटोनाइटिस कैन ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ बैक्टीरिया वाई एस्कीमिक पेंडिकुलर वाल। फिर एक पॉइंट ये है, फिर नंबर 2 पे लिखें पॉइंट। उसके बाद आपके पास जनाब अली आ जाता है परफोरेशन ऑफ गैंग्रेनियस, हाँ जी गैंग्रेनियस अपेंडिक्स, इसकी भी तो परफोरेशन हो सकती है ना। फिर लिखें नंबर 3 पे जनाब अली आप लोग डिलेड परफोरेशन ऑफ अपेंडिकुलर एब्सेस। मेरे ख्याल में ये पॉइंट तीनों ही आपको समझ आ गए कि भाई एस्केमिक अपेंडिकुलर वाल ये आपके पास करवा सकता है क्या? पेरिटोनाइटिस। और उसके बाद आपके पास परफोरेशन ऑफ गैंग्रेनियस अपेंडिक्स करवा सकता है, डिलेड परफोरेशन ऑफ अपेंडिकुलर एब्सेस भी करवा सकता है पेरिटोनाइटिस।
और इवन देन के आपके पास माइग्रेशन ऑफ बैक्टीरियाज भी आप ये लेके आ सकते हैं। बहरहाल आगे बात करते हैं। अब अक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है, क्या आप हिस्टोलॉजिकली इसको डायग्नोज कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, आप देखने से नहीं कर सकते, लेकिन लेबोरेटरी वाले देखने से आपको बता सकते हैं कि जी डॉक्टर साहब आपकी बड़ी बात है, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है कि अपेंडिक्स जो थी वो इन्फ्लेम थी और आपने निकाल दी है। क्योंकि ये बीइंग अ डॉक्टर हम कर सकते हैं ना अपेंडेक्टमी, हम देखेंगे कुछ अल्वाराडो स्कोल को देख लेंगे और हम देखेंगे कि हम क्या कर देंगे, उसको जनाब अली अपेंडेक्टमी करेंगे और उसको लैब में भेजेंगे। लैब वाले जब चेक करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप और वो इन्फ्लेम्ड होगी, वो आपको अप्रिशिएट करेगा, यार कितना सियाना बंदा ये डॉक्टर है, इसको कैसे पता था कि ये इन्फ्लेम्ड है। मे बी ये बर्स्ट भी कर सकती थी, ये रैप्चर भी कर सकती थी। लिख लें प्लीज, एक नोट लिखें कि acute appendicitis is absolutely histological diagnose। तो ये आपके साथ पॉइंट है, यहां से आपको पता होना चाहिए और एप्रिशिएशन भी होती है डॉक्टर की यहाँ पे। सो ये थी, दिस इज अबाउट पैथोजेनेसिस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट इसके बाद लिखें डॉक्टर साहब